मुने प्रलयकालेऽपि न तच्छित्रं कदाचन विमुक्तं हि शिवाभ्यां यद्विमुक्तं ततो विदुः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। बहुत बेहतरीन, बहुत मजबूत और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम और जन्म कुंडली का सबसे बलवान भाव दशम स्थान के संबंध में महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ, जो विभिन्न ग्रंथों से मैंने उठाए हैं। जन्म कुंडली का दशम स्थान कैसा है, कैसा बना हुआ है, उससे संबंधित कौन कौन से सिद्धांत आपको जानने आवश्यक हैं ज्योतिष के क्षेत्र के लिए, आज के कार्यक्रम का मुख्य विषय यही रहेगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, रविवार से पहले शनिवार रात्रि 8:15 हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन करें और अपनी कुंडली के साथ उपस्थित हो। धीरे धीरे मैं लाइव कक्षा में ही, जैसे जो होता है रविवार शनिवार को लाइव में, उसमें आप लोगों को एक एक ज्योतिष के चैप्टर भी सोच रहा हूँ धीरे धीरे बता दूँ। लाइव में ही हम लोग सीख लेंगे, ऐसे नवांश कैसे बनाते हैं, लग्न कुंडली कैसे देखी जाती है, विभिन्न ग्रहों के नक्षत्रों का प्रतिफल कैसा होता है, कुंडली बनाते कैसे हैं, फलादेश करने का प्रथम सिद्धांत क्या होता है, इस तरीके के इस विषयों पे लाइव सेशन में ही इसको कर देंगे। आइए फिलहाल अध्ययन करते हैं दशम भाव से। दशम भाव जो होता है, ये जन्म कुंडली का दशम स्थान, ये दक्षिण दिशा है। बहुत बेसिक बताता हूँ, ये जन्म कुंडली का दशम स्थान दक्षिण दिशा है। यहाँ पे सूर्य और मंगल और गुरु बलवान होते हैं, तीनों ग्रह बलवान होते हैं। बलवान का अर्थ होगा कि अगर वो नीच राशि में भी बैठे हैं फिर भी उनके पास बल है। और जन्म कुंडली का यहाँ पे जो दक्षिण दिशा है, यहाँ पे सूर्य बलवान होते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा जब होती है उस समय भयंकर दोपहरी होती है। दोपहरी का जो काल होता है उसमें राजा महाराजा, नौकर चाकर, जीव जंतु, सैनिक आदि सभी विश्राम करते हैं। महाभारत का यक्ष प्रश्न, जहाँ पे यक्ष पांडवों से प्रश्न पूछता है, वो दोपहर का ही काल था। जब युद्ध ऐसे शांत हुआ तो फिर पांडव गए और जल पीने के लिए गए। वहाँ पे यक्ष ने उनसे प्रश्न पूछा था। तो उस समय उन्होंने पूछा था, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि संसार का सबसे ऊंचा स्थान क्या है। तो उन्होंने कहा आकाश, पिता सबसे ज़्यादा ऊंचा है, तो आकाश से भी ऊंचा है पिता का स्थान। तो यहाँ पे यही आकाश है और यही पिता का स्थान है। उत्तर भारत के ज्योतिषगण दशम स्थान से पिता का विचार करते हैं, जबकि दक्षिण भारत के ज्योतिषगण नवम स्थान से धर्म को पिता का स्वरूप बताया है। नवम भाव से धर्म, और धर्म ही पिता है ना। हमारे जीवन में हमने धर्म का परित्याग किया। जितने भी जो विधर्मी होते हैं उनके संबंध उनके पिता से नुकसान वाले होते हैं। तो क्या कहा, वामपंथी विचारधाराओं से प्रेरित मनुष्य धर्म को दोयम दर्जे की स्थिति में ले लेता है और वो प्रायः स्वार्थ से युक्त होता है। उसके जीवन में धर्म प्रायः नगण्य ना के बराबर होता है। तो यहाँ धर्म से भी पिता का विचार किया जाता है दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में आपके सामाजिक स्थान, आपकी सामाजिक स्थिति और आपका कारोबार, और वही आपके पिता हैं। मतलब आपने पिता का यश कितना बढ़ाया है ना। आप उस आराम की स्थिति में भी कितने आराम से हैं, ये सुख भी होता है, क्योंकि किसी भी भाव का जो 7वां भाव होता है वो उसका पूरक होता है। तो चतुर्थ स्थान सुख का होता है, ये पाताल है, तो ये उसका पूरक है आकाश। ये माता हो गई तो ये पिता हो गए, है ना। तो जन्म कुंडली का दशम स्थान में, जन्म कुंडली के दशम स्थान में किसी भी भाव के स्वामी जब बैठते हैं तो वो भाव उस भाव में बैठे ग्रह के प्रभावों में 4 गुना वृद्धि कर देता है। अगर धन भाव के स्वामी दशम स्थान में बैठेंगे तो धन बढ़ जाएगा। अगर लाभ भाव के स्वामी दशम स्थान में बैठे हैं तो लाभ बढ़ जाएगा। मूलतया इस विषय से, इस दशम स्थान से व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, पिता की सामाजिक स्थिति और उसके प्रभावों का विचार किया जाता है। यहाँ से आपकी राजसत्ता, आप राज्यपाल हैं, राजदूत हैं, वन अधिकारी हैं, डीएफओ हैं, डीएम हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, सब ऊंचा पद है ये, है ना। राजा हैं, शासक हैं,
लोगों पे शासन करने वाले हैं। ये सब इन सभी विषयों का अध्ययन जन्म कुंडली के दशम स्थान से किया जाता है। यहाँ से सुख का भी विचार किया जाता है क्योंकि सुख का पूरक है। यहाँ से निद्रा का विचार किया जाता है क्योंकि निद्रा का पूरक है। यहाँ से माता और पिता के अंतर कलह का भी विचार किया जाता है क्योंकि यहाँ से बैठा ग्रह यहाँ देखता है, तो आपकी मानसिक शांति को शांत और मजबूत और कमज़ोर करता है। जन्म कुंडली के दशम स्थान पर से व्यक्ति की खेती का विचार किया जाता है, वनस्पतियों का विचार किया जाता है, लकड़ी का विचार किया जाता है, नौकर चाकर का विचार किया जाता है, स्थावर संपत्ति का विचार किया जाता है। जन्म कुंडली के दशम स्थान से व्यक्ति के नौकर कितने हैं, कितनी के संख्या में उसने नौकरी लोगों को दे रखी है, तो ये दशम स्थान से विचार किया जाता है। अगर दशम स्थान बलवान होगा तो उसके अंडर में कई लोग काम करेंगे, ऐसा, इसको ऐसे समझ सकते हैं। दशम स्थान से ये देखा जाएगा कि व्यक्ति का जीवन निर्वाह सुख से होगा या दुख से होगा, मतलब वो उसका जो जीवन है वो कष्ट में बीतेगा या सुख में बीतेगा। इसका स्थान जन्म कुंडली का दशम स्थान है। ठीक है, चारपाई यहाँ से भी और यहाँ से भी, पलंग, तोशक, तकिया, रजाई, गद्दे, ये सब दशम स्थान से देखे जाते हैं। इस हिसाब से कि जब जन्म कुंडली का दशम स्थान देखते हैं तो सबसे कमज़ोर लग्न, उसके बाद बलवान ये, उससे बलवान ये और सबसे बलवान ये, मतलब केंद्र का सबसे बलवान भाव जन्म कुंडली का दशम स्थान है। बलवान होने का अर्थ क्या है? बलवान होने का अर्थ क्या है? आपसे अगर मैं पूछूं कि बलवान किसे कहेंगे तो आप कमेंट में बता दीजिएगा मुझे कि बलवान किसे कहते हैं। अगर आप मेरा कार्यक्रम रेगुलर देखते हैं तो आपको ये बताना होगा कि अगर कोई भाव बलवान है उसका अर्थ क्या है। ये मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं तो चलो मैं ये कार्यक्रम में बता देता हूं। बलवान होने का अर्थ ये होगा कि वहां पे एक सामान्य, बहुत ही निकृष्ट, बहुत ही कमजोर, बहुत ही गौण प्रकृति का भी ग्रह बैठा है, फिर भी वहां पे वो बली है। बलवान होने का अर्थ यह है। जैसे बलवान होने का अर्थ यह होगा कि यहाँ पे कोई ग्रह नीच का, अस्त है, कमजोर है, पापकर्त्री में है, फिर भी वो बलवान है, फिर भी उसके पास बल है, फिर भी वो परिणाम देगा। अब जैसे देखिए, ये कमजोर है, मतलब अगर कंपेयर करते हैं तो लग्न से बलवान चतुर्थ, चतुर्थ से बलवान सप्तम और सप्तम से बलवान दसम है। तो इसका अर्थ होगा कि कोई ग्रह अगर यहाँ नीच का है तो वो सामान्यतः नीच है, लेकिन अगर कोई ग्रह यहाँ नीच का है इसका अर्थ है कि भले वो नीच का है पर परिणाम देगा। यही बलवान का अर्थ है। यहाँ पे आकर के सारे ग्रह बलवान हो जाते हैं क्योंकि ये बलवान है, ये सबको बलवान बना देता है। ये कहता है आओ मेरे सिंहासन पे बैठो। राजा के सिंहासन पे बैठ गए तो थोड़ी बहुत तो राजसत्ता का अधिकार तो मिल ही जाता है। राजकुमार है भाई, वो बैठा है, उस भाव पे बैठा है, वो उसकी कुर्सी है, तो योग्यता भी मिल जाए जहां। अब जैसे क्या हो गया कि वो बलवान है, कमजोर को भी बलवान बना रहा है। और अगर वो कमजोर नहीं है, उच्च का है और फिर भी यहां बैठा है, जैसे सूर्य, मान लीजिए अगर सूर्य यहां नीच के हैं तो कमजोर हो गए, सामान्यतः कमजोर हो गए भाई, क्योंकि ये भाव भी कमजोर है। लेकिन अगर सूर्य यहीं नीच के हैं और बैठे हैं तो इसका अर्थ है कि उसके पास बल है। अब उसके बल में और ज्यादा चतुर्गुणित वृद्धि कब हो जाएगी? जब सूर्य उच्च के हो जाए। मान लीजिए यहाँ पे 1 नंबर में बैठे हैं और दशम स्थान में ही बैठ गए, तब इनको दो तरफा बल मिल जाएगा, भाव का भी बल मिल गया और राशि का भी बल मिल गया। यही बलवान होना है। आप लोगों को समझ में तो आ रही होगी बात मैं जो कहना चाहता हूं। तो कहने का अर्थ है भगवान कि यहां पे दशम स्थान में एक कमजोर बैठा ग्रह भी मजबूत बैठने के ही जैसा परिणाम करता है। क्लियर है? ये दक्षिण दिशा है, यहां आप आराम करते हैं। सामान्यतः जब आप आजकल के ऑफिस का समय देखें तो कितने बजे, 10:30 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक का समय रहता है। ये वही काल है। ये समय जो है यहां पे सूर्य जो होते हैं बहुत तीखी रोशनी के साथ चलते हैं, और यहां से जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो सूर्य अस्त होने की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि पश्चिम की तरफ आ जाते हैं। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो सूर्य मजबूत कहां होते हैं? दशम स्थान में। दशम स्थान का कारक ग्रह कौन है? गुरु है। वहां बलवान कौन होते हैं? सूर्य भी बलवान होते हैं। दक्षिण दिशा में मंगल भी बली हो जाते हैं, वहां तो बुध भी अच्छा परिणाम कर देते हैं। पर मूलतया अब बात करते हैं मूल विषय की। जन्म कुंडली के दशम स्थान में अगर कोई सौम्य ग्रह बैठा है, सौम्य मतलब शुभ, शांत, जैसे गुरु, जैसे शुक्र, जैसे बुध, जैसे चंद्रमा, अगर जन्म कुंडली के दशम स्थान में ये 4 ग्रह बैठे हैं तो व्यक्ति व्यापार करके धन कमाएगा। मतलब उसके जीवन में जो धन आएगा वो व्यापार से आएगा, या उसको व्यापार भी करना चाहिए नौकरी के साथ। और जन्म कुंडली के दशम स्थान में अगर शनि, मंगल, राहु, केतु और सूर्य ये 5 ग्रह बैठे हैं तो व्यक्ति को नौकरी करना चाहिए। नौकरी का अर्थ प्राइवेट या तो सरकारी।
मतलब अब आपको व्यापार, हो सकता है कि आप नौकरी के साथ व्यापार की तरफ जाएं पर सफलता उतनी ना मिले, पर सामान्यतया ये कुंडली का नेचर कहेगा कि अगर दशम स्थान में शनि मंगल राहु केतु बैठे हैं, सूर्य, तो आपको नौकरी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रशासनिक सेवा हो जाए, वन विभाग में हो जाए, टैक्स कलेक्शन में हो जाए, उसके बाद जल विभाग में हो जाए, वायुयान में हो जाए, मतलब कोई सरकारी या प्राइवेट कोई भी क्षेत्र हो सकता है। नौकरी की बात नौकरी से। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर जन्म कुंडली के दशम स्थान में कोई भी ग्रह उच्च का बैठ जाए, जैसे गुरु हो गए, शुक्र हो गए, बुध हो गए, चंद्रमा हो जाए, शनि मंगल, कोई भी ग्रह उच्च के हैं, तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आप कभी भी दोयम दर्जे की नौकरी नहीं करेंगे। आपको जब कभी भी नौकरी मिलेगी तो ऊंचे पद वाली ही मिलेगी। आपको ऊंचे पद की नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। नौकरी में शनि मंगल राहु केतु उच्च के हो गए, गुरु भी उच्च के हो गए, शुक्र भी उच्च के। अब यहाँ पे कोई भी ग्रह अगर उच्च का बैठा है तो उसका सिंबॉलिक ये रिलेशन बनता है आपके जीवन से कि आपको अब अच्छे पद वाली नौकरी कोशिश करनी चाहिए कि मिल जाए। मिल जाएगा, थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे, आपको ये दे देते हैं। जन्म कुंडली का दशम स्थान व्यक्ति की सामाजिक सत्ता को बरकरार रखने का होता है। जैसे इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए व्यक्ति की कुंडली में सूर्य नीच के हैं, तो भाई नीच के हैं लेकिन भाव तो बढ़िया है, तो इस वजह से बलवान हो गए। लेकिन सूर्य नीच के हैं तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि हो सकता है कि जो आपकी सामाजिक सत्ता है वो कभी जा सकती है, उस पर तलवार लटक सकती है, उस पर इंक्वायरी बैठ सकती है, उसमें आपको सरकारी एजेंसियों की जांच आपको झेलनी पड़ सकती है उस दशा काल में। मतलब हमें सावधान होना होगा। लेकिन अगर कोई ग्रह यहाँ उच्च का है, आपको जरा भी चिंता की बात नहीं है, आप बेधड़क आगे बढ़िए, बाल बांका आपका कोई नहीं करेगा। अगर यहाँ शनि नीच के हो गए तो चूंकि ये नौकर चाकर का होता है तो यहाँ से आपको नौकर चाकरों से सावधानी बरतनी होगी, शांत रहना होगा, उनसे कोई भी बहुत छोटी छोटी और गंभीर बात नहीं बतानी चाहिए, उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा सजग रहें। तो दशम स्थान में इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। कितने मिनट का कार्यक्रम बना है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे देखनी होती हैं। 13 मिनट 31-32 सेकेंड काफ़ी है। अब और भी कुछ चीज़ें होंगी जो मैं आगे आने वाले दिनों में इससे संबंधित बता दूंगा, पर फिलहाल आपको इतना सब याद रखना चाहिए। आइए अब कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो बड़ा अपने आप में विचित्र है। जो दुनिया भर के जितने तीर्थ क्षेत्र हैं उससे काशी क्षेत्र को कैसे अलग करता है, भगवान वेदव्यास शिव पुराण में लिखते हैं कि ये अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है। लिखा है इन्होंने कि शिव और शिवा ने, मतलब शिव और शक्ति ने प्रलय काल में भी इस काशी क्षेत्र को प्रलय से नष्ट नहीं होने वाला क्षेत्र बना दिया है। और क्यों ऐसा बना दिया है ये आगे आएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।